अच्छा, अब हम क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे इस पर, तो उसके लिए मुख्तलिफ एविडेंसेस होते हैं जो कि आप सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, एविडेंस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक अमेजोन आपको एरर में कभी भी कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, आप जो है वो अपना अमेजोन का अकाउंट आईडी दो, फिर बैंक अकाउंट जो भी आपके अमेजोन के साथ अटैच है वो दो, मोबाइल नंबर दो, ईमेल दो। ठीक है, और आप सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो आप अपना प्लान ऑफ एक्शन इसमें सबमिट करवाओगे। और आप बताओगे कि अब हम अपने लैपटॉप को जो है वो इससे कनेक्ट नहीं करेंगे पब्लिक उससे वाईफाई से, क्योंकि देखें जो आप केस बता रहे हैं ना, उस केस में क्योंकि उनके पास पर्सन की इंफॉर्मेशन है, अगर वाईफाई की इंफॉर्मेशन हो तो उस केस में एरर हो सकती है, लेकिन जो पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है ना उसमें एरर नहीं होती। उसमें यही आपके पास तरीका कार होता है बस कि आप उस अकाउंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। वो अकाउंट अगर आपको मिल जाते हैं, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, देन आप उस अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकते हैं, अदरवाइज वो अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये जो मतलब अकाउंट्स का इशू होता है ना, इसमें आप हमेशा क्या करते हो कि सबसे पहले तो अकाउंट जो भी आप को मिलता है उसमें पहले आप कॉल के थ्रू जो है वो बेसिक रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हो कि किस वजह से रिलेटेड या लिंक अकाउंट कंसीडर किया गया है। अगर तो वो पर्सन की इंफॉर्मेशन और जैसे आप बता रहे हो कि स्टोर लिंक वगैरह दे दें, तो उस केस में आप समझ लो कि मतलब उस अकाउंट को हम इस तरीके से रीइंस्टेट नहीं करवा सकते जब तक वो वाला अकाउंट हमें मिल नहीं जाता। आप उसके लिए फिर आप डिफरेंट मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने भी एक अकाउंट वीए को दिया हुआ है, आप अपने वीए से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपके पास इस नेम का अकाउंट तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो आप काइंडली इन्फॉर्म करें। ठीक है, वो बता देते होते हैं बीए कि भाई इस नेम का अकाउंट है या नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की वजह से इशू आ रहा होता है कि वो सेम प्रोडक्ट लगा रहा होता है, उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो रिलेटेड में चला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज होती है वो ईमेल, मोबाइल नंबर, हर चीज आपने प्रोवाइड करने के बाद अगर तो वो पर्सन है तो फिर पर्सन को ही आपको तलाश करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो अपना अकाउंट रीइंस्टेट नहीं करवा सकते। और उस केस में ये हो रहा होता है कि फिर आप वो वाला सीन यूज करते हैं कि आपको वेट करना पड़ता है। जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया ना कि पहला अकाउंट रीइंस्टेट होगा जिसने वायलेशन की है, फिर वो जब रीइंस्टेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपनी अपील सबमिट करवाओगे और फिर आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट होगा। तो फिर आपको उसका इंतजार करना पड़ता है कि कब वो पर्सन अपना अकाउंट खुलवाए। जब उसका अकाउंट खुलेगा तो आपको भी ईमेल आएगी कि आपका वो वाला अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, तो फिर आपका काम शुरू होगा कि आप जो है वो अपने सेकंड अकाउंट को जो है वो, या जो आपका अकाउंट है, जो अगर आप उस पर्सन को नहीं भी जानते तो फिर आपका काम शुरू होगा कि आप अपने अकाउंट पे अपील सबमिट करोगे और फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो ये केस है जो अभी आपने डिस्कस किया था, ये उसका सोल्यूशन है कि अब इसमें या तो आप उस पर्सन को तलाश कर लें, अगर आप उस पर्सन को तलाश करने में फेल हो जाते हैं देन यू नीड टू वेट, और आप उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक आप समझ लो कि सेकंड अकाउंट रीइंस्टेट नहीं हो जाता। जब वो होगा फिर इस अकाउंट पे अपील होगी तो वो फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक इसी वजह से तो आपको बताया कि ये जो सेलिंग है अमेजोन पे, ये कोई और अकाउंट क्रिएशन सिंपल तो है लेकिन इसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको समटाइम फेस करने पड़ जाते हैं। देखो, अकाउंट में अगर आपकी अच्छी खासी पे आउट पड़ा हुआ है और आपने अभी लिया नहीं है तो आपकी अच्छी खासी पेमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है उसके अंदर और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो लाइक इसमें मल्टीपल अप्रोचेस हैं। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता रही हूँ कि 95 केसेस में परसेंट चांसेस ऐसे होते हैं या केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अकाउंट का लिंक जरूर होता है जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो आपको वायलेशन जो है वो सेंड करता है। तो लाइक इसमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में उस पर्सन की हेल्प आपको लाजमी चाहिए होती है जो ऑनर ऑफ अकाउंट होता है, क्योंकि वही आपको सही आपकी टेक्निक्स होती हैं, पूछना आपने सारा उससे होता है और उसकी बिहाफ पर फिर आपकी सारी जो है वो अकाउंट की री स्टेटमेंट होती है।
अब अगर फर्दर कोई इस अकाउंट रिलेटेड अकाउंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी मैम, अगर हम टू द पॉइंट लिखना चाहें तो पहले नूरुद्दीन के सवाल का जवाब दे दें, उसमें क्या प्लान ऑफ इलेक्शन में लिखना चाहिए, जबकि आप बंदों को देखो जानते ही मैंने नहीं आपको है। बता दी है ना कि उन्होंने क्योंकि पर्सन का नेम और हर चीज आपको बता दी है, तो ठीक उस है। केस में आपको या तो पर्सन तलाश करना है, वरना आप जितनी मर्जी अपीलें एक छोड़ के 10 कर लें, आपको वही डिनाई का जवाब आएगा। तो तो वो एरर हम नहीं कर सकते इसको कि जी एरर ये नहीं अब कर सकते, हाँ, एरर नहीं एरर नहीं कर कर। सकते उसमें। ठीक है, अच्छा, और या तो आपका जो तलाश केस करें था। या फिर आप वाईफाई देखें कि आपने किस टाइम पे, क्योंकि आपके पास ईमेल्स होती है ना जब आप कोई अगर अगर नया वाईफाई लॉगिन भी नहीं करते है, हैं। अगर वाईफाई भी सेम नहीं है, इशू कोई और है तो फिर। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि वाईफाई जब एक न्यू लॉगिन होते हैं ना आपका अकाउंट किसी भी विंडो में या क्रोम में या जिस भी उसमें जाकर विंडोज के फायरफॉक्स पे, तो आपको एक ईमेल आती है। अब आप उस पर्सन से कहो कि जो तुम्हारी नई लॉगिन से हैं उसकी ईमेल मुझे सेंड करो, वो ईमेल सारी उनके पास मौजूद होती हैं, जितनी भी नए अकाउंट्स पे या नए डिवाइसेस पे या नए इंटरनेट पे अकाउंट को जब लॉगिन किया जाता है ना, तो फौरी तौर पे एक जो रजिस्टर्ड ईमेल होती है उस पर एक ईमेल आती है। फिर आप देखो कि जिस टाइम पे वो पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो पर्सन और आपके अकाउंट, अगर तो वो कहते हैं ना कि इंटरनेट का इशू है, तो उस केस में आपको बता रही हूँ कि फिर आपको आईपी मैच करनी पड़ती है कि सेम पब्लिक पर दोनों के अकाउंट्स तो नहीं ओपन हुए। फिर आप एज ए प्रूफ अपनी ईमेल को फॉरवर्ड करते हो जो अमेजोन ने आपको भेजी होती है। ठीक है, तो उस केस में आप एरर में लेकर जा सकते हो, लेकिन देखो एरर के लिए भी एविडेंस होना चाहिए आपके पास। एरर सिर्फ आप कह दो, जुबानी कलामी कह दो, फॉर एग्जांपल को अगर मैंने कोई मतलब पॉलिसी को वायलेट किया है, ठीक है, और आप मेरे से पूछे आपने पॉलिसी को वायलेट किया, मैं कहूंगी मैंने तो नहीं किया, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, तो उसी तरह के केस में आप बिल्कुल उसी तरह से सोचे ना जैसे मैं आपको अब बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अमेजोन को भी अगर कन्विंस करना हो कि ये काम मैंने नहीं किया, ये मैंने पॉलिसी को वायलेट नहीं किया, तो मुझे कोई प्रूफ देना पड़ेगा ना, कोई एविडेंस देना पड़ेगा। तो मतलब ये कि अगर एरर भी है तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है उसका। ठीक है, एविडेंस के बगैर कोई भी अपील आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होती। मैम, तो आपने इस, जो प्लान ऑफ एक्शन जमा करवाया था उस पर अकाउंट हो गया था रीइंस्टेट? सॉरी, जो आपने प्लान ऑफ एक्शन उस पर फिर वो इशू वाला हो गया था, related issue वाला? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई अभी भी। आसिफ ये पूछना चाह रहा है कि जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का जो अकाउंट आपके पास आया था वो रीइंस्टेट हो गया था। जी जी, वो मैं बता रही हूँ ना कि उसकी यही रीजन थी, ये जो आपको मैंने बताया ना कि उसकी आईपी कंप्लेन की वो थी प्रॉब्लम, कि वो पर्सन ऑस्ट्रेलिया से कहीं विजिट करके यहाँ पर आया था, और इन्होंने अकाउंट्स, क्योंकि इन्होंने भी मेन अकाउंट खोला हुआ था और मोबाइल पे शायद इनका ओपन था, और उनका भी मोबाइल पे, तो इन्होंने पब्लिक वाईफाई को यूज किया था। तो मैंने वो ईमेल के थ्रू करवाया था, उसको रीइंस्टेट करवाया था। ठीक है, तो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, इसलिए ईमेल्स को कभी भी जो अमेजोन की तरफ से रिसीव्ड ईमेल्स होती हैं उनको हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि वो ईमेल किसी भी वक्त हमें इस्तेमाल हो सकती है। तो अच्छा। एज ए एविडेंस और एज एन एरर हमने उसको किया था। एविडेंस हमने जो है वो ईमेल को एंटर किया था, वो ईमेल का स्क्रीनशॉट उसके साथ अटैच किया था, और सेकेंड थिंग कि हमने उसमें फिर एरर की सारी इंफॉर्मेशन एंटर की थी कि फलां टाइम इतने बज के इतने मिनट पे हमने लॉग इन किया था फलां पब्लिक प्लेस पर, जिसकी वजह से एरर आई थी। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ठीक है। इसमें जो बेस्ट तरीका अपील करने का है वो जो लिंक्स ईमेल में आती है वहां से करना बेस्ट रहता है या अपील बटन से? नहीं, जो ईमेल आई होती है उस पे आप करें, वो आपको उसी जगह नहीं। पर वैसे लेकर जाता है। अच्छा। जी जी, ठीक है, डिफरेंस नहीं है कोई भी इसमें, दोनों ही सेम है। अच्छा, मैं आपको ना सेकंड अपील भी शेयर कर रही हूँ, एक और अपील भी है मेरे पास सैंपल के तौर पर, वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी जी, उसमें मैं आपको बता रही अच्छा। हूँ ना कि मेरे पास एक अकाउंट ऐसा भी है जो लास्ट जो है वो समझ लें कि सितंबर से बंद है, और इस उसमें भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ही है कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, और फर्स्ट उसमें वायलेशन है।
लेकिन इतने मंथ्स होने के बावजूद उनका अकाउंट में वो पेमेंट जो है वो स्टक है। अब 90 डेज के बाद अमेजोन नहीं दे रहा, जो है ना। उसका कोई रीजन है या कुछ बता रहे हैं? उसमें बस वो यही कह रहे हैं कि पहले अकाउंट रीइंस्टेट होगा तो पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन वो अकाउंट को तो रीइंस्टेट कर भी नहीं रहे। कर भी नहीं रहे, ठीक है, उसमें बस वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यही तो रीजन है जिसकी बुनियाद पर अब बहुत सारे लोग अमेजोन को छोड़ के वॉलमार्ट पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये इस तरह से हो रहा है ताकि क्लीन अप प्रोसेस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसकी स्क्रूटनी समझ लें उन्होंने स्टार्ट की है। और क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के दाव लगा रहे हैं ना अमेजोन के साथ, तो अमेजोन भी दाव लगाना शुरू हुआ है आजकल। और अब ये भी तो कह रहे कि जी अगर नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन में लेके जाके फिर पैसे रिलीज करवाते हैं, ये भी बिल्कुल हो है, रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आर्बिट्रेशन में कैसे लेके जाते हैं अमेजोन को? वो तो एक अलग केस है ना, जिसमें हम आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं अकाउंट को। नहीं, आर्बिट्रेशन में क्या आपको कोई एक लोकल लॉ फर्म को हायर करना पड़ता है, क्या होता है, थोड़ा सा जी अगर जी कोई आइडिया? जी, आपको लॉ फर्म को ही हायर करना पड़ता है, वो फिर आपको मतलब आपके अकाउंट को स्विच करती है आर्बिट्रेशन की तरफ। फिर उसके बाद जो है वो आप अपने अकाउंट में से जो पैसे हैं वो रिलीज करवा सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ये लॉ फर्म्स वाले ही हैं, जो कि आपको अकाउंट में से विद इन 30 डेज आपको पैसे निकलवा के दे देते हैं। वो यही टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लॉ फर्म्स वालों को ही ये टेक्निक आती है। और वो पेमेंट जो रिलीज करवाते हैं उसमें से 50% पेमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर $1000 है तो वो $500 लेंगे, और $500 आपके तो होंगे। तो फिर ये आर्बिट्रेशन, ये जो लॉयर्स है ये यूएस बेस्ड होते हैं, जी, ये पाकिस्तानी यूएस बेस्ड होते बेस्ड, ये पाकिस्तान में किसी को नहीं आता ये वाला काम। चन्नू में एक बंदे को हैं? आता है, वो भी ऐसा कोई पक्का बंदा है कि वो अपनी अपना ये वाला ट्रिक किसी को शेयर नहीं कर रहा। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं उससे निकलवाने की, लेकिन अब होपफुली देखो, अगर मिल गया तो आपको भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, लेकिन अभी मिला नहीं है। उसने भी यूएस के किसी कोई पर्सन है लॉयर, उसी से ही जो है ये सारी ट्रिक्स वगैरह सीखे हैं। लेकिन लॉ फर्म आपको फिर फॉरेन ही हायर करनी पड़ती है, पाकिस्तानी नहीं लोग इसमें सक्सेसफुल। तो अब तो चले, अगर ये रिलेटेड में जो मेन अकाउंट है वो सेक्शन 3 पे अगर डीएक्टिवेट हो गया है, तो फिर यानी कि जो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है हम्म। वो फिर एक्टिवेट नहीं होगा जब नहीं तक वो होगा, सेक्शन 3 बिल्कुल क्लियर नहीं नहीं हो। होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये भी है ना, आपको पता चले कि ये अकाउंट सस्पेंड सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की वजह से हुआ है या नहीं। तो आपको असल में अकाउंट तक पहुंचना जरूरी है, जब तक अकाउंट तक नहीं पहुंचेंगे ना तब तक आप कोई नहीं, भी चीज। अकाउंट के एक्सेस, दोनों अकाउंट के एक्सेसेस है, हम्म। एक्सेसेस दोनों अकाउंट के है। ठीक है, बंदा भी बंदा भी जो है वो इन टच में है। लेकिन ठीक है। जिसका जो जिस पे सेक्शन 3 लगा हुआ है हम्म। वो बेसिकली अकाउंट ओपन हो नहीं रहे, जिसकी वजह से सेकंड अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो गया है। बिल्कुल, वो तो हो गई ऐसे। अब जब तक पहला नहीं खुलेगा तब तक दूसरा नहीं खुलना, ये तो पत्थर पे लकीर है, आप समझ लें कि ये हो गई ऐसे। पहले अभी कम से कम 3 महीने अमेजोन ने सेक्शन 3 ओपन नहीं करना, उसके बाद ये 3 महीने खोलना शुरू तक? करेगा 3 महीने तक। जो भी अकाउंट सस्पेंड हुए हैं ना, खास तौर पे ईद के आगे पीछे जो हुए हैं, वो अकाउंट अब 3 मंथ्स तक नहीं खुलेंगे, आप जितनी मर्जी अपीलें कर लें। अकाउंट अब मतलब समझो कि 3 मंथ्स गुजरने के बाद एक नया एल्गोरिदम डिजाइन होगा अमेजोन का, और उसके बाद फिर जो है ये अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन करना शुरू करेगा। और एफबीएम अच्छा फिर भी नहीं खोलेगा, खोलेगा अच्छा, सिर्फ एफबीएम। इसमें ये है कि जब हम अपील पे, अभी फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट पे जाते हैं, अपील किया हुआ है, हम्म। किसी किसी पे आ रहा है कि हम वी हैव कंप्लीटेड द इवैल्यूएशन, हम्म। लेकिन ईमेल ईमेल नहीं आती है कि वी रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल वो बिल्कुल। ईमेल नहीं है, वो लेकिन कुछ अपील्स इसीलिए पे। है कि वो 3 मंथ्स के बाद आएगी अब आपके पास ईमेल। और दूसरा स्पेक्युलेट। जो है उस पे आ रहा है कि वी आर स्टिल रिव्यूइंग इट, इट्स स्टिल अंडर इवैल्यूएशन। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 3 मंथ से पहले कोई भी डिसीजन अमेजोन ने आपको नहीं देना, आप बेशक उल्टे हो सीधे हो, अमेजोन ने 3 मंथ्स के बाद ही अब डिसीजन लेना शुरू होने उससे। मैंने ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो अमेजोन में एक अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पे बंदा काम करता है ना, ये मेरी उसके साथ कम्युनिकेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 3 मंथ्स तक कोई अकाउंट भी सेक्शन 3 का नहीं खुलना।
उसके बाद आहिस्ता खुलेंगे, लेकिन FBA खुलेगा, FPM तब भी नहीं खुलेगा। और फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन FBA में इंटरेस्टेड हो करे, नहीं इंटरेस्टेड तो अपने पैसे निकलवाए और साइड पे हो जाए। लाइक ये वाला केस अब होना है। FBM को वो बहुत ज्यादा समझ लो कि ड्रॉप शिपिंग को तो बिल्कुल खत्म करना लगा है अमेजोन। ये कोई 5-6 महीने हैं ड्रॉप शिपिंग के रह गए, इसके बाद ड्रॉप शिपिंग खत्म हो जानी है। ओके, अभी हम कोई दूसरे टॉपिक पे चलेंगे या हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर ले? टाइम देख लेते हैं, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक इस तरह की फाइल आप लोगों के लिए क्रिएट की है, जिसमें आपको लाइक बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें अमेजोन की सेलिंग गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज सारी की सारी उसमें लिखी हुई हैं, और वो मैं PDF इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगी। उसमें सारी की सारी अमेजोन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और उसकी लाइक ऑर्डर की जो स्टेटस मैसेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से कौन से अकाउंट पे कहाँ पर जाकर क्या चीज देखनी होती है, और लाइक आप समझो कि जो कंडीशंस हैं अमेजोन की, कॉपीराइट की, ट्रेडमार्क की, पेटेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, लाइसेंस की, हर चीज उसके अंदर मैंने ना मतलब आपको बता दी है। और तकरीबन ये 27 पेजेस का पूरा जो है वो एक फॉर्मेट है, और इसमें अमेजोन की टोटल पॉलिसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप काइंडली इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और इसकी जो है वो डिटेल में इसको स्टडी करना है आपने, क्योंकि देखो एक लॉयर जब होता है उसको जब तक रूल्स का नहीं पता होता तब तक उसको वायलेशंस का नहीं पता होगा। तो हेलो ये जी 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 मैम, इसमें अगर आप ये वीडियोस के लिंक के ना जो लेक्चर हैं इसके भी अगर वो भी शेयर कर दें तो हमें इजी हो जाएगी। क्या मतलब? अगर लिंक जो है ना, ये हम्म, यूट्यूब में जो लेक्चर की अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी जी। लिंक साथ में अगर दे दें तो हमें मसला नहीं होगा फिर उसके साथ। नहीं, वो मैं आपको पर्सनल ग्रुप में शेयर करूंगी ना, क्योंकि वो जो यूट्यूब पे वीडियो होती है आपको पता है कि वो पब्लिक होती है, वो अनलिस्टेड नहीं होती। तो उस केस में क्या होता है कि सब लोगों को तो फिर हमने फ्री में नहीं सिखाना, हाँ उसके नहीं, लिए वो तो पेड कोर्स लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें सारी चीजें लाइक इसमें मैंने बताई हैं कि ODR क्या है, कैंसिलेशन रेट क्या है, LSR क्या है, मतलब अच्छा नहीं, पूरा एक नहीं डॉक्यूमेंट है। जी जी, इसमें सैंपल्स जो है प्लान ऑफ एक्शन जो आपने भेजे हैं जी वो भी अगर ऐड हो जाए तो वो बेहतर है। जी जी, वो उसकी भी सैंपल्स। मैं एक ना फाइल तैयार कर रही हूँ, अभी अभी मैंने ना इसकी गाइडलाइंस की अभी की है, वो भी मैं कर रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपके पास आ जाएंगे सारे। अच्छा मैम, एक ही फाइल में एक सारे प्लान ऑफ एक्शन के सैंपल होंगे उसमें, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैम, एक रिलेटेड अकाउंट का ना इशू है, वो जरा जी आप अगर बता दें कि जी जी जी। एक अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हुआ है हम्म, सेक्शन 3 बिजनेस सोशल एग्रीमेंट के तहत। ठीक है उसने कहा जी व्हाई इज दिस हैपनिंग, यू हैव अ सेपरेट अकाउंट A plus DOS which ठीक was enforced for violating one of our policy। ठीक है। ठीक है, वो कहता है जी यू मस्ट फर्स्ट रीएक्टिवेट द अकाउंट एसोसिएटेड विद A plus DOS by ठीक है। submitting an appeal। हम्म, ठीक है, तो ये अकाउंट उनका था यूएसए मार्केट का। ठीक है। अच्छा, रिलेटेड इशू है। अभी हम्म वो कहता है जी पहले आप उसके लिए अपील करें जो आप फर्स्ट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो ठीक हम्म, है, फिर जाके आपका ये अकाउंट ओपन होगा। तो ठीक। वो पूछ रहा बता कि भी क्या यूएसए में अगर बंद है तो मैं किसी और मार्केट में इसी अकाउंट से काम कर सकता हूँ ड्रॉप देखिए शिपिंग के लिए? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर यूएसए क्या है तो यूके में इसी से ड्रॉप यूके में शिपिंग कर सेलिंग कर सकता है? सकता है वो, यूके में हम्म, अकाउंट को रजिस्टर करवाए, क्योंकि रजिस्टर नहीं होते ना मोस्ट ऑफ द केसेस ठीक में है, अकाउंट। तो ठीक आप है। यूके में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और वहां पर सेलिंग शुरू कर दें। नहीं नहीं, इसी अकाउंट को रजिस्टर्ड करवा सकता है दोबारा जो यूएसए में था, जो कि उसने अपना अमेजोन ने डीएक्टिवेट कर दिया है। देखिए अकाउंट में जब हम अकाउंट को ओपन करते हैं, तो अकाउंट में आपने देखा है ना कि हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं US मार्केट, और बाकी सारी मार्केट्स नॉट रजिस्टर्ड आती हैं। तो उन्हें कहे कि उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होते हैं ना, हम लोग तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट कर ही नहीं रहे होते हैं, हम फ्लिप करके अकाउंट को फिर उसके बाद ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि मेन अकाउंट USA का बंद हो जाता है, यूके की सेलिंग होती रहती है। लेकिन अब क्योंकि ये पहले डीएक्टिवेट हुआ है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि यूके में अब वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि ये पहले प्रोसीजर होता है। हम उसमें ये करते हैं कि यूके में अकाउंट ओपन करके और USA में सेलिंग करते हैं।
अब क्या होता है कि जब हमारे अकाउंट का कोई भी XYZ इशू आता है तो हमारी यूके मार्केट प्लेस बंद हो जाती है और यूएसए हमारी चलती रहती है। तो हम पहले से ये वाला काम कर रहे होते हैं लेकिन इसका मुझे पता करना पड़ेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है कि भाई क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि अगर यूएस सस्पेंडेड हो तो हम क्या यूके की मार्केट को ऑन करके सेलिंग कर सकते हैं या नहीं, ये मुझे अपने अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। ठीक ठीक है। ठीक जी अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि कॉपीराइट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जी जी अब क्योंकि कॉपीराइट का बिल्कुल जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी आप समझो कि बहुत मतलब छोटा सा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉपीराइट होता क्या है। ठीक है, और फिर हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट दीजिएगा, मुझे लगता है मेरा सिस्टम हैंग हुआ है। अच्छा जी, अब हम ना कॉपी राइट को डिस्कस करने लगे हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये जो कॉपी राइट की मतलब पॉलिसी है, इसको हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो गई होगी। अब जो कॉपी राइट है इन्फ्रिंजमेंट में, उसमें कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लेन सबमिट करवा सकता है और ये ऑनलाइन फॉर्म पे जो है वो जाकर हो जाती है। सबसे पहले तो देखिए, अमेजोन हर पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। वो ये नहीं चाहता कि अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है तो कोई और मेरी परमिशन के बगैर उसको सेल आउट करे, ठीक है, या फिर उसको कॉपी करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट है जिसपे मेरा ट्रेडमार्क है या मैंने कोई पेटेंट लिया हुआ है, मैं ट्रेडमार्क और पेटेंट को थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक यूनिक इमेज भी हो सकता है, यूनिक लेटर भी हो सकता है, कोई एक वर्ड भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, लाइक डिफरेंट इसमें तरह की ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं हर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पर लिखा होता है कि कॉपीराइट इस पर जो है वो होता है। इवन आप इमेजेस भी कुछ गूगल करते हो तो उस पर भी कॉपीराइट का लिखा हुआ होता है, यानी कि आप उस तरह का मिलता जुलता भी नहीं बना सकते। तो आप, अगर आपको बिलीव है कि आपका जो है वो कॉपीराइट किसी ने यूज किया, मिस यूज किया है, तो आप उसका नोटिस ले सकते हो और अमेजोन की साइट पे जाके उस इन्फ्रिंजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कॉपीराइट की जो इन्फ्रिंजमेंट होती है उसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, जस्ट वो हमें फिल करना होता है और आपने जो है वो अपना कंसर्न बताना होता है, और बीइंग जो ऑनर के राइट्स हैं उसको यूज करते हुए आपने ये सारी चीजें बतानी होती हैं। ठीक है, आपने अपने, जब आप रिपोर्ट इसमें सबमिट कर रहे होते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर फिजिकल सिग्नेचर, ऑथराइज पर्सन के, डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर कॉपीराइटेड वर्क जो है वो मिसयूज किया गया, इन्फ्रिंजमेंट हुई है जिसकी। फिर आपने डिस्क्रिप्शन बतानी होती है मटेरियल की। इसके अलावा एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस बताना होता है। स्टेटमेंट आपको देनी होती है जिसमें आप बताते हो कि आपने किसी भी लॉ को या मतलब डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए आपने ये सब कुछ यूज नहीं किया। उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आपको देनी होती है जो कि मेड अंडर पेनल्टी ऑफ परजरी, और इसमें आपको ऑथराइज करना होता है किसी भी लाइक सेलर को, जिसमें आप बताते हो कि ये पर्सन है, इस पर्सन ने हमारे कॉपीराइट ऑनर्स की बिहाफ पर जो है वो ये इन्फ्रिंजमेंट की है। तो लाइक ये तो सिंपल सी एक चीज है, ये एक सैंपल भी यहाँ पर है कि कॉपीराइट एजेंट ने ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी दी हुई है, उसने अपना मटेरियल सारा प्रोवाइड किया हुआ है कि ये इन्फ्रिंजमेंट हुई है। ठीक है, जैसे कोई कंप्लेन लॉन्च करता है तो आपके पास फौरी तौर पे समझ लो कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए जो प्लान ऑफ एक्शन आपने लिखना होता है उसमें आपने बताना होता है कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आप बता देते हो कि ये कंप्लेन आईडी है और इस एसएन नंबर के अगेंस्ट आई है, और आप उसका ब्रांड नेम भी जो है वो ब्रांडेड आइटम का जो है वो लिख देते हो। और उसके बाद आप बताते हो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सीरियसली इशू है और वो जो ऑनर है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और हम उसको प्रायोरिटी भी देते हैं। हम कंप्लीटली कमिट करते हैं कि जो भी राइट्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे और हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और फिर आप रूट कॉज लिखोगे इसमें, जो इम्पोर्टेंट है जो प्रोडक्ट का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बताओगे कि हमने ओरिजिनली यहाँ से परचेज की है, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड इटसेल्फ, हमने खुद से परचेज की है। ठीक है,
और हम जो है वो हमें अब पता चला है और कि ब्रांड के ऑनर की तरफ से वो परमिशन नहीं थी कि हम उसको सेल आउट कर सके हैं अमेजोन पे, क्योंकि हमने ब्रांड से डायरेक्टली परचेज नहीं की थी, लेकिन हमने उस ब्रांड के किसी सप्लायर से कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेज किया था। ठीक है, आप ये बता दोगे और उसमें बताओगे कि हमें अंदाजा नहीं था कि हम किसी सप्लायर से अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ब्रांड के ऑनर को जो है वो इससे कोई इशू हो सकता है। ठीक है, फिर आप उसमें बताओगे कि हम इस इशू को कैसे फिक्स करेंगे। आप बताओगे कि हम इसके जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं इसको रिमूव करेंगे, सारी आइटम्स को डिलीट कर देंगे, और जितने भी इस ब्रांड की हमारे अकाउंट में प्रोडक्ट्स हैं हम उसको डिलीट कर देंगे। हम इसको फर्दर सोर्स ही नहीं करेंगे और इस ब्रांड को अमेजोन पे सेल नहीं करेंगे। हम अपनी सारी इन्वेंट्री रिमूव करते हैं। हमारे पास कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, क्योंकि अमेजोन हमसे ऑथराइजेशन लेटर क्लेम करता है। ठीक है, हमारे पास कोई नहीं है, हम बता देंगे उसे। हमने हम जो है वो राइट्स ऑनर को रीच करने की कोशिश की है, हमने उससे अपोलोजाइज किया है और हमने उसे कहा है कि हम आपकी सारी प्रोडक्ट्स को डिलीट करें, हम नहीं सेल आउट करेंगे। ठीक है, आई हैव डिलीटेड एन इमेज जो मैंने लिस्टिंग पर अपलोड किया था, क्योंकि समटाइम ये भी होता है कि लोग ना डुप्लीकेशन लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ब्रांड की, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो जिस सेलर ने उसको क्रिएट किया होता है, आपने देखा होगा कि सैम्स क्लब की बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअल में किसी और लिस्टिंग में भी होती है और कोई और लिस्टिंग ड्रॉप शिपर ने भी क्रिएट की होती है, उसमें ये इशू आता है। फिर आप बताओगे कि हमने सारी की सारी जो लिस्टिंग थी उसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, और फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो उसमें बताओगे, आप उसमें बताओगे कि हमने जो परमिशन है मैन्युफैक्चरर से वो हमने परमिशन हासिल कर ली है और हम ऑथराइज्ड रीसेलर बनेंगे उस ब्रांड के। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सेल आउट करेंगे। हमने जो है वो फुल आईपी ऑडिट किया है अपनी अकाउंट की कैटलॉग का, और उसमें हमने फर्दर वायलेशन से बचने के लिए जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि कंप्रीहेंसिव एक प्लान बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ऑथराइजेशन रीसेलर राइट्स लेंगे पहले ब्रांड से, उसके बाद हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम उनकी चीजों को रीसेल करेंगे। उसके बाद हमने यूएसपीटीओ एक ना वेबसाइट है यूएसपीटीओ, यानी कि यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन की ये कोई एक ना वेबसाइट है, हम उसको भी रिसर्च किया करेंगे और मेक श्योर किया करेंगे कि कोई हम इन्फ्रिंजमेंट ना कर रहे हो। और फिर हम वर्क कर रहे हैं विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अटॉर्नी, ताकि हम सारी इन्वेंट्री को रिव्यू कर सके और हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल ना करें जो इन्फ्रिंज कर रही हो। बस उसके बाद आप अपना नेम, स्टोर का नेम और अमेजोन सेलर अकाउंट का ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर, ये सारी चीजें इस अपील में लाजमी लिखनी होती है आपने। ठीक है, तो ये इसकी अपील है जिसमें कोई भी ब्रांड अगर कॉपीराइट की कंप्लेन करता है कि आपने हमारी डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट की है फलां प्रोडक्ट की, तो उस केस में अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये बस ये छोटा सा एक तरीका था और ये बहुत छोटा सा एक केस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम ट्रेडमार्क को भी डिस्कस करेंगे और जो काउंटरफेट प्रोडक्ट्स होती है ना उसको भी हम करेंगे, जैसे काउंटरफेट आईपी प्लान्स भी होते हैं, उसके भी प्लान ऑफ एक्शन होते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैं उसमें देख लूंगी जो भी हमारे पॉइंट्स यानी कि रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे और फर्दर जो है वो हम डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कल इंशाल्लाह फर्स्ट 40 मिनट्स में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और जो लास्ट 40 मिनट्स होंगे हमारे उसमें इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना है। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हो काइंडली डू राइट ऑन अ पेपर और फिर हम उसको वन बाय वन जो है वो सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, अब मेरे ख्याल से टाइम एंड होने वाला है और अगर फर्दर इससे रिलेटेड भी जो आज हमने किया है काम उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, कल के क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम उसको फर्दर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, इसका भी देखिए जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी वो जो हम सब यूएसए अब में कल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी जी